नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 8। अश्लीलता हमें पतित बना रही है। स्त्री पुरुषों के बीच का संबंध अति पवित्र और अति उच्च स्तर का है। माता और पुत्र, बहन और भाई, बाप और बेटी के रूप में नर नारी के संबंधों की चर्चा सदा बहुत ही पवित्रता और शालीनता के साथ ही की जाती है। पति पत्नी के बीच भी जिस रिश्ते का निर्वाह होता है वह सखा, मित्र, सहायक, विश्वासी, साझीदार, संपर्क और घनिष्ठतम सद्भावना संपन्न स्नेही का है। दाम्पत्य जीवन की सारी अवधि इसी दृष्टिकोण के साथ वे काटते हैं। वासना का काम, क्रीड़ा का स्थान मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में नग्न सा है। जो है उसे भी इतना गुह्य रखा जाता है कि किसी तीसरे को उसे देखने सुनने का अवसर ना मिले। जन जीवन की दृष्टि से इसे अति नग्न और गुह्य तथ्य को सदा सार्वजनिक चर्चा अथवा चिंतन में अधिक स्थान देना हेय माना जाता रहा है, क्योंकि यौन विषयक चर्चा एवं चिंतन से अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सार्वजनिक हानियां हैं। काम चिंतन शरीर में अनावश्यक उत्तेजना पैदा करके वीर्य जैसी अमूल्य धातु के अपव्यय का द्वार खोलता है। इससे जीवन शक्ति रूपी मूल्यवान पूंजी घटती है और शरीर दुर्बल, अशक्त एवं रुग्ण बनकर अल्पायु के संकट में फंसता है। स्वप्न दोष, प्रेमह, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि कितने ही रोग घेर लेते हैं। शरीर को जितना अधिक कामोत्तेजना से जलाया, उबाला, गलाया जाएगा उतना ही वह छिन्न और अशक्त होता चला जाएगा। मानसिक दृष्टि से भी अनेक हानियां हैं। अश्लील चिंतन में इतना आकर्षण है कि मस्तिष्क नहीं उन्हीं बातों में रुचि लेने का अभ्यस्त बना जाता है और ऐसे अनैतिक, अमर्यादित कल्पनाओं की घटा घुमड़ने लगती है जिन्हें सेख चिल्ली की कल्पना के समक्ष रखा जा सके। जिनके मस्तिष्क में कामुकता के विचार घूमेंगे उनके लिए शिक्षण, अध्ययन, भजन, चिंतन, मनन तथा महत्वपूर्ण विधियों का एकाग्र होना कठिन हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से कामुकता भले अश्लील चिंतन नारी जाति के प्रति उस घृणित स्तर की कल्पना करने के लिए घसीट ले जाते हैं जैसे कि वह वस्तुतः है नहीं। नारी बहन है, नारी माता है, नारी बेटी है और नारी सधर्मिणी है। उसे रमणी, कामनी, वासना एवं उपभोग की प्रतिमा के रूप में देखना, सोचना ऐसा ही है जैसे कि किसी मंदिर के प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को उठाकर दुर्गंधित सड़ी कीचड़ में पटक देना। नारी पवित्रता की प्रतिमा है। नर के लिए उसके अगणित उच्च स्तरीय अनुदान चिंतन ही करना हो तो उसे दूध पिलाती हुई माँ के रूप में, गोद में खेलती बेटी के रूप में चित्रित किया जा सकता है। एक सांप्रदायिक दंगे से पीड़ित दिल्ली की कुछ मुसलमान लड़कियां एक घर में घुस गई, पर यह क्या, यह तो एक सिख का घर था। कुलवंत सिंह नामक यह सिख पाकिस्तान से लुटकर आया था। लड़कियों को काटो तो खून नहीं, जब तक शरारती लोग भी आ पहुँचे। कुलवंत सिंह ने दरवाज़ा खोलकर उन लोगों को यह कहकर भगा दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। उनके चले जाने पर कुलवंत ने डरी हुई लड़कियों को चाय पिलाई और टैक्सी करके उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गांधी जी इस युवक से मिलने उसके घर गए। आज कामुकतापूर्ण उपन्यासों की बाढ़ सी आ गई है। काम कला की दिग्दर्शन करने वाली नंगी, गंदी और गुह्य क्रियाकलापों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने वाली किताबें तथा तस्वीरें बाजार में भरी पड़ी हैं। देवी देवताओं के युग में कैलेंडरों और तस्वीरों के में इस पोज के साथ छपते हैं मानो कोई वैश्या और लंपट काम कौतुक करने के लिए उतारू हो रहे हों। अवतारों के महान प्रयोजनों को विस्मृत कर उन्हें वासना का प्रतीक बना दिया गया है। दुकानों, घरों और कमरों में टंगी हुई अर्धनग्न महिलाओं की तस्वीरें बताती हैं कि हम नारी को उसकी गरिमा से गिराकर निर्लज वैश्या के स्तर पर खड़ा करने के लिए उतारू हैं। उसकी सारी महत्ताएं समाप्त हो गई, केवल कामुकता की एक विशेषता ही शेष है।
चढ़ते यौवन को अर्धनग्न देखने के लिए नारी को हम महत्व देते हैं। शेष असंख्य विशेषताओं और गरिमाओं की ओर से आंखें बंद कर ली गई है। नारी की वृद्धावस्था, शैशव, वात्सल्य, कठोर श्रम एवं शालीनता का लगता है अब कोई महत्व नहीं रहा। अन्यथा उस स्थिति में भी चित्र बनते और वे भी हमारे घरों कमरों की शोभा बढ़ाते। नारी का नग्न, अश्लील और कामुक चित्रण हमारे रुग्ण मनोभूमि का चिन्ह है। सिनेमा के पोस्टरों से लेकर ग्रामोफोन के रिकॉर्डरों तक सभी के ने मानो नारी की आबरू पर हमला करने की ही ठानी है और वे उसे वासना के उपभोग की प्रतिमा मात्र अंकित करना चाहते हैं। बरसाती घास पात की तरह छपने और बिकने वाला साहित्य आजकल अश्लीलता और कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को भड़काने के लिए प्रस्तुत होता है। लोगों की पशुता से अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे विष के घूंट पिलाने वाले उपकरण जुटाने वाले दोनों हाथों से दौलत समेटने में लगे हुए हैं। लेखनी और वाणी का सारा प्रभाव इसी दिशा में लगा हुआ है, मानो वह जनसाधारण की पशु प्रवृत्तियों का भड़काने के लिए ही सृजी गई हो। भगवती सरस्वती को जिस घृणित कार्य में आज के कलाकार, गायक, अभिनेता, चित्रकार, साहित्यकार एवं दुकानदार ने बालात नियोजित कर दिया है, उसे कला के प्रति किया गया जघन्य अपराध ही कहना चाहिए। इस भौंडे विचार का प्रभाव नारी पर भी पड़ा है और वह नर की पशुता के अनुरूप झुकने के लिए अपने को तैयार करती जा रही है। चूँकि नर पशुओं द्वारा नारी की मांसलता और नग्नता को सराहा जाता है, इसलिए नई पीढ़ी की नारी ज्ञात और अज्ञात रूप में अपने को उसी ढांचे में ढालने लगी है। श्रृंगार और फैशन के नाम पर अब उसने ऐसा वेश विन्यास बनाना शुरू कर दिया है जो भौंडा है और फूहड़ कहा जा सकता है। अर्धनग्नता और उभारों को सर्वसाधारण की आंखों में आकर्षक ढंग से लाने का विन्यास वेश्याओं को शोभा देता है। शालीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं, जिसे दूसरों को अपनी ओर घूरने और उत्तेजना मिले। ऐसा श्रृंगार भारतीय ललनाओं के गौरव को गिराने वाला ही कहा जाएगा। हम अपनी भोली बच्चियों को सतर्क करें कि वे अनजान में ही देखा देखी ऐसे श्रृंगार एवं विन्यास को ना अपनाएं जो पुरुष वर्ग की पशुता को और अधिक उत्तेजित करने में सहायक बने। लज्जा और शालीनता ही नारी का भूषण है। यह तथ्य भारतीय नारी के रोम रोम में समाया रहना चाहिए। गांधी जी से कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनकी लड़कियां जब पढ़ने जाती हैं तो लड़के अश्लील शब्द कहते हैं। गांधी जी ने उनसे कहा, अपनी लड़कियों से कहना कि वे कल से सिर मुड़ाकर स्कूल जाएं, फिर बताना लड़के क्या करते हैं। अभिभावकों ने अनुभव किया कि सारा दोष लड़कों का ही नहीं, पश्चिम सभ्यता का प्रभाव और उच्च श्रृंखलता भड़काने वाले वेश विन्यास का भी है। सो वे लड़कियों को सादगी से रहना सिखाने लगे। अश्लीलता की पूतना हमारी आत्मा में विष के घूंट पिलाने आई है। इस पिशाचिनी से जैसे भी बने पिंड छुड़ाया जाना चाहिए, तभी हम शालीनता, सज्जनता एवं संस्कृति के सहज प्रहरी कहला सकेंगे। मद और मांस बेचने की तरह इस प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें बेचने से दुकानदार साफ इनकार कर दे, जो कि कामुकता भड़काकर जनमानस को आधपतित बनाने की भूमिका बनाती है। कलाकार अपनी कला को कलंकित ना करे। गायक वह ना गाएं जिससे मनुष्य की प्रवृत्तियां पशुता की ओर उन्मुख हो। वादक वह ना बजाएं जिससे वासना भड़के। अभिनेता वैसा अभिनय ना करे जिससे अपरिपक्व बुद्धि की नई पीढ़ी कामुकता के दुष्परिणाम भुगते। साहित्यकारों के लिखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है, उसमें से अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाकर और कुछ भी लिखें। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक विचारशील ऐसे उत्पादन से घृणा करे, इस व्यवसाय से धन कमाने वालों की भर्त्सना करे और सर्वसाधारण को सचेत करे कि अश्लीलता और सर्वनाशी आग से खेलने का भौंडा मनोरंजन बंद करे, अन्यथा यह बहुत महंगा पड़ेगा।
पुस्तकालयों में ऐसी उत्तेजित पुस्तकें बहिष्कृत करा दी जाएं। घर कमरों में टंगे ऐसे चित्र हटा दिए जाएं जिनकी बाप बेटी साथ साथ बैठकर समीक्षा ना कर सके। रेडियो और रिकॉर्डरों में से उत्तेजक गानों को ना सुनने की ठानी जाए। सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों के रूप में अश्लीलता की पूतना को एक आसुरी विभीषिका के रूप में निकाला जाए और दुष्ट होलिका राक्षसी की तरह उसे जलाया जाए। किसी जमाने में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे। अब समय आ गया है कि अश्लीलता और कामुकता भड़काने वाले समस्त प्रसाधनों को कूड़े करकट की तरह इकट्ठे करके उन्हें होली की तरह जलाएं और उस दुष्प्रवृत्ति की हानि सर्वसाधारण को समझाएं। इन सब से हम बचें, अपने बच्चों को बचाएं और सर्वसाधारण को अश्लीलता की अनैतिकता से सतर्क करें। यही हमारे लिए उचित है। प्रश्न: अनेक रूपों में नर और नारी के बीच का संबंध हमारे भारतवर्ष में किस तरह का माना जाता रहा है? 2. वासना की चर्चा क्या सामाजिक जीवन में करना उपयुक्त होगा? 3. वासना की चर्चा सामाजिक जीवन में करने से हमें क्या हानियां हैं? 4. मस्तिष्क में कामुकता का विचार भरने से हमें क्या हानियां हैं? 5. आज नारी जाति का किस प्रकार अपमान किया जा रहा है? 6. उपन्यास और चित्र तस्वीरें आज किस तरह पेश की जा रही हैं? 7. पवित्र नारी जो निर्लज्ज वैश्या के रूप में पेश करने में कौन कौन से उद्योग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं? 8. इस समय नारियों को क्या करना चाहिए पर वे क्या कर रही हैं? 9. अश्लीलता की बाढ़ से समाज को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?